स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं इस वीडियो में पोल साइंस का यानी कि पॉलिटी का ये 5वां प्रैक्टिस सेट है क्लास 9th और 10th के लिए, जो BPSC TRE 3rd और TRE 4 की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के ये 5वां प्रैक्टिस सेट है पॉलिटी का। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं इसे। और पहला प्रश्न है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। और इसका सही जवाब है कि लोकसभा उसे जो है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद से राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा देती है। आप ये भी जानते हैं कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 109 में। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि उसे 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ये सभी काफ़ी आसान से प्रश्न है, इसको हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इसमें भारतीय संविधान में जो देखिए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो जर्मनी के अधिकार से लिया गया है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो अनुच्छेद 357 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा जो मूल अधिकारों को जो दिए गए हैं अनुच्छेद 20 और 21 में, उसको छोड़ करके बाकी के सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं, उसको राष्ट्रपति के द्वारा वो निलंबित कर दिया जाता है। जबकि उसमें एकल नागरिकता का जो प्रावधान है तो वो लिया गया है, यानी कि एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से है। संघीय प्रणाली जो आप देख रहे हैं इसमें, तो इसका सही जवाब है ए। और एकल नागरिकता लिया गया है किससे, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और संघीय प्रणाली जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है, ये बताना है। इसमें से जो लेखा है वो 3 भागों में तैयार होता है, तो उसमें से कौन सा एक जो है कि इसका नहीं है, ये बताना है। तो भारत सरकार का जो लेखा है 3 भागों में तैयार होता है, जिसमें सहकारी निधि जो है कि इसमें शामिल नहीं होती है। भारत और इसके राज्यों की संचित निधि और लोक लेखाओं की चर्चा भारतीय संविधान के 266 में की गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोक लेखा जो समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो सही जवाब इसका है कि उसमें से सहकारी निधि जो है कि उसमें से एक नहीं है, जो 3 प्रकार की लेखा जो होती है भारत सरकार की। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। निम्न में से किसे USA का गांधी कहा जाता है, यानी कि USA का गांधी किसे कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग नाम सुने होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को USA का गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन काल 15 जनवरी 1929 से रहा है और 4 अप्रैल 1968 तक उनका जीवन काल रहा था, यानी कि 1929 से लेकर के 1968 तक। तो सही जवाब इसका है, यानी कि USA के गांधी के रूप में जाने जाते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। अगर किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो जाती है तो सरकार द्वारा जो है कि वार्ड समिति का गठन किया जाता है। और वार्ड कमेटी का एक सृजन 1 या अधिक वार्ड मिला करके बनाया जाता है। वार्ड कमेटी नगरपालिका में बनाया जाता है जहां की आबादी 3 लाख या उससे अधिक होती है। तो आप ये भी जानते हैं कि 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत अतिरिक्त वार्ड समिति बनाने का भी प्रावधान उसमें किया गया था। तो इस तरीके से सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि वार्ड समिति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में अगर विफल हो जाता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये बताना है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है, यानी कि जब कोई राज्य संवैधानिक तंत्र जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 356 में ये प्रावधान किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाता है, यानी कि राज्यपाल की सिफारिश पर। तो इस तरीके से अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसमें जो है कि राष्ट्रपति शासन संसद द्वारा स्वीकृत होने पर एक बार में 6 माह तक प्रभावी रहता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष तक संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम
3 वर्षों तक इसे लागू किया जा सकता है और एक बार में 6 महीने तक के लिए लागू होता है। तो इसका सही जवाब है कि भारत का राष्ट्रपति जो है कि वो आपातकाल की घोषणा करता है। आप जानते हैं कि 3 प्रकार के आपातकाल हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो ये 360 जो है कि राष्ट्रपति शासन है और उसके बाद से एक बीटी आपातकाल है और एक राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं। तो इस तरीके से इसमें 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से होगा कि जैसे अभी बिहार में कुछ दिन पहले तक जो राष्ट्रपति शासन लग रहे थे, बिहार में कितनी बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा है, आप इसको बता सकते हैं कमेंट में। ऐसे 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। काफ़ी आसान सा प्रश्न है और इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। और 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था। और आप जानते हैं कि राष्ट्रगान जो है उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि ये देखिएगा, प्रश्न बहुत लंबा है, इसको थोड़ा सा, ये किसी का कथन है, देखिएगा। ये लिखा है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम अत्याधुनिक मंजिल नहीं हो सकता है। अब मेरी शरणास्थली तो मानवता है। मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। ये कथन किस भारतीय चिंतक का है? और इसका सही जवाब है कि ये जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है। एक महान साहित्यकार थे, एक दार्शनिक थे रविंद्रनाथ टैगोर, और उनके इस कथन से ये पता चलता है कि ऐसे चिंतन जो है, चिंतन और दर्शन का पता चलता है जिससे ये साबित होता है कि किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या राष्ट्रीय व्यवस्था का मूल आधार आवश्यक रूप से मानवता ही होनी चाहिए। तो उनके जीवन काल के संबंध में बता दें कि 7 मई और 1861 उनका जन्म हुआ था और 7 अगस्त 1941 को वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, जिसको आप जानते हैं, गीतांजलि और गोरा उनकी प्रसिद्ध जो है कि रचनाएं हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिगुआ-रामास संधि से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना है। ये बताना है कि चिगुआ-रामास संधि जो है कि कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित है और ये वर्ष 1973 की संधि है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि केवल 1 और 2 इसमें संबंधित ये बता रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा दूसरा है कि ये कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित है और 1973 में हुआ था। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। यानी कि अवरोही क्रम का मतलब हुआ कि घटते क्रम में उसको सजाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इसमें है, जो आप देखते हैं कि इसको हम क्रम से सजाते हैं घटते क्रम में। तो पहले ज्ञानी जैल सिंह है जो 1982 से लेकर के 1987 तक रहे थे। फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक। और उसके बाद है फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनका कार्यकाल 1974 से 77 तक रहा था। और लास्ट में ये है जाकिर हुसैन जो 1967 से लेकर के 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले ये रहा, फिर वो 2 नंबर पे, फिर ये 3 और ये 4, यानी कि 4 आएगा पहले, यानी कि 4, 2, ये ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन सी के अनुसार ये जो है कि इनका कार्यक्रम सही ये बैठता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 74(1) में इस बात का प्रावधान किया गया है, जो आप अभी देख सकते हैं ऑप्शन में। अनुच्छेद 77 की जहाँ तक बात है, अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका की जो कृत्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने को, उनको राष्ट्रपति को मतलब ये प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस तरीके से ये सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो जब ये जो है कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, तो फ्रांस में क्रांति के समय भी यही वहाँ का नारा था, समानता बंधुत्व का सिद्धांत जो है कि वहाँ पे चला था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है।
और इसमें आयरलैंड जो है, आयरलैंड में देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से है। ब्रिटेन से एकल जो नागरिकता की ये लिया गया है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका फ्रांस है, यानी कि फ्रांस के संविधान से ये जो 3 सिद्धांत जो है कि लिए गए हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया था, ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि पिंगली वेंकैया ने किया था। और 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग यानी कि इन 3 रंगों से बने ध्वज को स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का जो प्रारूप स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को किया था। और वहाँ पे ये राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है आप जानते हैं कि 3:2 होता है। तो ये सब बातें आपको पहले से भी पता होंगी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया ने जो है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न यहाँ से है कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम विवाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसके गारंटी की बात की थी। और इसका सही जवाब है कि वहाँ पे जीने के अधिकार की गारंटी की बात हुई थी। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की अनुच्छेद 31 में जीने का अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। और इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी, उसके बाद उनको वहाँ से फुटपाथ पर से बेदखल करना होगा। अब जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा। ये अगला प्रश्न है। श्री मनमोहन सिंह जो है कि लोकसभा में कभी भी सदन के नेता नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व वो असम से लंबी अवधि तक राज्यसभा के प्रतिनिधित्व रहे थे। और 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय राज्यसभा का भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें सही जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो लोकसभा के कभी सदस्य नहीं रहे, राज्यसभा के हालांकि वो रहे थे। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम कितनी सीटें नहीं होनी चाहिए। और इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या जो है कि 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद का जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विधानसभा की बात हो रही है ना, विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम जो सीटें हैं यानी कि 250 निर्धारित की गई हैं। और आप जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और लोकसभा में जानते हैं कि भारत में 543 सीटें हैं। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की भाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ए जो है वो हिंदी को संघ का भाषा घोषित करता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। और इसमें ये भी बात इससे संबंधित है कि अनुच्छेद 350 क में ये बात कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देना होगा वो मातृभाषा में देना होगा। और अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 345 में राज्य की राजकीय भाषा से संबंधित है, यानी कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएँ होती हैं जो राजकीय भाषाएँ होती हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था संविधान निर्माण के पहले 1946 में। तो आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी किया गया था। इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ये अगला प्रश्न है। आपको बताना है कि किसमें से कौन सा कथन सही है। तो देख सकते हैं कथन तो बहुत है, आप देखिए इसको ज़रा, क्योंकि काफ़ी लंबा ये सवाल हो जाएगा। देखिएगा, मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संस्तुतियाँ हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक संस्तुतियाँ हैं। ये बताना है कि कौन इसमें से सही है, ये बताना है।
दूसरा है मौलिक अधिकार से संबंधित है कि सामुदायिक कल्याण का संवर्धन करते हैं, जबकि नीति निर्देशक जो तत्व हैं व्यक्तिगत कल्याण का संवर्धन करते हैं। और तीसरा है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्योंकि देखिए अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकार को लेकर उच्चतम न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को लेकर के न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। तो इस तरीके से दोनों में कुछ अंतर है। तो ये ऑप्शन सी जो है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो असंगत होते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये इसमें कथन जो है कि सही है भारतीय संविधान के संदर्भ में। इसमें देखिए इसमें और भी कुछ अंतर है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है। जैसे कि मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के संबंध में एक बात है कि इसे भारतीयों का अधिकार पत्र कहा जाता है, जबकि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के समावेशी राज्य के तहत नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। जो मौलिक अधिकार है सरकार के महत्व को घटाता है, लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सरकार के अधिकारों को बढ़ाने का काम करते हैं। मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को स्वतः जो है कि वो प्राप्त हो जाते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही है संविधान के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया। 44वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, यही ना उसमें हुआ था कि भारतीय संविधान के जो 300 जो अनुच्छेद है यानी कि तो उसमें 44वें संविधान के संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का एक तरीके से सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था। तो इसमें सही जवाब इसका होगा, हालांकि इसका सही जवाब है यानी कि ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 300A जो है कि उसने भारतीय संविधान को प्रभावित किया था, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत जो है कि संपत्ति के अधिकार को भी यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ही 19(1) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया था, जो कि संपत्ति का स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। और बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे कानूनी रूप दिया गया था, वो भी 300A के तहत ही हुआ था। इसके बाद से प्रश्न है कि विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं। विदेश नीति जो है कि किन पहलुओं पर निर्धारित होती हैं। सही जवाब इसका है कि विदेश जो नीति होती है वो निर्धारक तत्व उसमें है, बहुत उसमें मायने रखते हैं। जैसे कि आर्थिक हित से संबंधित होता है, सैन्य क्षमता उसमें और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, ये सभी चीज़ें जो है कि मिल करके विदेश नीति को निर्धारित करती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही जवाब है कि इसमें आर्थिक हित, सैन्य क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ये तीनों जो है कि विदेश नीति के निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, आप जानते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता है, क्योंकि जो विदेश नीति के तौर पे हमारा जो भारत है वो गुट निरपेक्ष है। तो इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। और इसका सही जवाब है कि अर्थव्यवस्था और व्यापार राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व होता है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था और व्यापार किसी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करती है, और आधुनिक समय में ये अर्थव्यवस्था और व्यापार का बहुत ही महत्व जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो निश्चित तौर से ये विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अर्थव्यवस्था और व्यापार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है। साम्राज्यवाद की विशेषता इसमें से कौन सी है, और इसका सही जवाब है उपनिवेश को स्थापित करना और प्रदेशों को विस्तार करने की इच्छा। ये जो है कि ये पहले ही दिख रहा है, क्योंकि साम्राज्यवाद की नीति यही थी कि जो देश होते थे वो अपने से कमज़ोर या अपने से जो कमज़ोर देश होते थे उन पर अपना आधिपत्य जमाते थे और वहाँ पे अपना कानून थोपते थे, यानी कि अपना साम्राज्य स्थापित करते थे, और अपने साम्राज्य को हमेशा विस्तार करने के लिए वो हमेशा ललायत रहते थे। तो ऑप्शन ए सही है कि उपनिवेशों को स्थापित करना और अपने प्रदेशों को बढ़ाने की जो इच्छा है वो साम्राज्यवाद की एक विशेषता है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि अलगाववाद क्या है। ये सभी थ्योरेटिकल प्रश्न हैं। अलगाववाद जो है आप देख सकते हैं, अलगाववाद क्या है। तो अलगाववाद
एक विदेश नीति का ही एक दृष्टिकोण है जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों विशेष करके गैर भागीदारी पर उसमें जोर देता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामले और गैर भागीदारी पर जोर देता है। अलगाववाद क्या होता है कि एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से विभिन्न क्षेत्रों में पृथकीकरण पर बल देता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है, इसमें पैक्स की क्या भूमिका है, ये प्रश्न है। और इसका देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता जो होती है एक विश्वास है, एक यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। तो राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता राष्ट्रों के बीच बेहतर संबंध को महत्व देता है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से हर स्तर पर परस्पर अच्छा संबंध स्थापित करते हैं, ये उसका एक उद्देश्य होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है, ये अगला प्रश्न है। चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है, इसमें से कौन सा कथन है। इसमें सभी कथन को आपको पढ़ना होगा, ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। तो चीन के मध्य जो है साम्राज्यवाद का परिसर का जो सटीक वर्णन है, ये चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो उनके इस विश्वास पर का वर्णन करता है कि वे दुनिया के केंद्र थे, और चीनी परिसर चीन के महत्वाकांक्षा और प्रभाव को दर्शाता है। और वर्तमान में विश्व जो है कि चीन जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, और चीन को विश्व का कारखाना भी कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। कथन की बात करें तो यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करता था कि दुनिया के वे केंद्र थे। तो चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का एक सटीक वर्णन करता है उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन के शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का नाम क्या था। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, 12th क्लास में भी ये है वोल्ड साइंस में, कि मार्शल योजना चलाया था उसने। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान आप देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उस समय दो महाशक्तियाँ उभर के सामने आई थी, जिसमें एक जो है कि अमेरिका था और दूसरा था सोवियत संघ रूस। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था थी अमेरिका में, जबकि रूस जो है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था, और यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक तरीके से धराशायी हो रही थी। तो वैसी स्थिति में जो सोवियत संघ की जो साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी विकसित हो रही थी। तो अब ये अमेरिका को इस बात का डर हो गया कि सोवियत का प्रभाव यानी कि जो साम्यवादी विस्तार उसका ज़्यादा होगा और हमारा जो है कि प्रभाव कम हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रों को कुछ आर्थिक सहयोग दिया, और उसके लिए मार्शल योजना चलाया गया। क्योंकि वहाँ के मार्शल टीटो जो है उन्होंने एक जो है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, और उन्हीं के सुझाव पर यह मार्शल योजना लागू हुई थी, और उसमें यूरोपीय राष्ट्रों को अमेरिका ने कुछ आर्थिक मदद किया था। और सोवियत संघ ने इसके जवाब में 1955 में वर्सा एक्ट की स्थापना की थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इसमें मार्शल योजना इसका सही जवाब होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर आपको इसमें हम बता दें कि मार्शल योजना पर एक हमारा वीडियो भी है। अगर मार्शल योजना को और थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। 12th क्लास के पॉलिटी में एक इसका वीडियो है, मार्शल योजना पर एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नैम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। ये गुटनिरपेक्ष का एक आंदोलन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नैम में स्वीकार किया गया सिद्धांत विकल्पों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जो है कि उसमें नहीं है। यानी कि बांडुंग सम्मेलन को एशिया अफ्रीका सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडोनेशिया शहर में हुआ था। 1955 में इसका आयोजन हुआ था। और बांडुंग सम्मेलन जो है कि NAM की स्थापना का आधारशिला था उसमें, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। क्योंकि ये जो है यानी कि नॉन एलिगेशन मूवमेंट जो है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसको कहते हैं, और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था, यानी कि बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये अगला प्रश्न है। और इसके सबसे पहले ये शब्द जो है कि गढ़ा गया था यानी कि बर्नार्ड बारूक के द्वारा गढ़ा गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवाद विचारधारा और समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा के बीच वाक युद्ध जो हो गया था उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करते हैं, और इसका एक प्राथमिक कारण यह है। इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इसमें पहला कारण क्या हो सकता है,
और इसका सही जवाब है कि संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि सभी देश जो हैं कि प्रत्येक देश प्रत्येक संसाधन के मामले में धनी नहीं है। किसी देश के पास कुछ संसाधन है, किसी देश के पास कुछ संसाधन है। तो और ऐसे में प्रत्येक संसाधनों की आवश्यकता प्रत्येक देश को है। तो यही कारण है कि प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर है और इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। कुछ और प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़ करके सभी के विकल्प में रूप में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ करके सभी के विकल्पों के रूप में किया जाता है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा। क्योंकि देखिए, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर औद्योगिकरण, उन्नत परिवहन, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय निगम और बाह्य स्रोत से जो भी कार्य का निष्पादन होता है, इन सबके लिए उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी इन सबका संचालन किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी एक को छोड़ करके और बाकी विकल्पों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग होता है। तो इस तरीके से उनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। ये देखना है, थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है ये। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। ये डर और स्वयं को एक जुड़वा बच्चे के रूप में बता रहे हैं। ये किसका कथन है? तो देखिएगा, थॉमस हॉब्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, स्वयं उसे और डर को। थॉमस हॉब्स ने, यानी कि वो जो है कि एक अंग्रेज दार्शनिक थे और उनके राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य व्यवहारिक निष्कर्ष यह है कि राज्य या समाज तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता है जब तक वह पूर्ण रूप से पूर्ण संप्रभु का अधीन न हो। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए में है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है, किसका है? तो ये व्यवहारवाद, और यानी कि व्यवहारवाद का जो है कि एक अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान एकीकरण का एक मूल सिद्धांत है, यानी कि व्यवहारवाद इसका सही जवाब होगा। इसके संस्थापक जो है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक का योगदान उसमें ज़्यादा माना जाता है। और इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है। यानी कि लोकतंत्र सरकार का ही एक रूप है जिसमें सभी का हिस्सा है। ये बात जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, लेकिन ये किसने इसको वर्णित किया था इस बात को? और इसका सही जवाब है कि देखिए, ये बात कहा था अब्राहम लिंकन। आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का जो डिफिनीशन दिया था कि इसमें कहा था उन्होंने कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है? और इसका सही जवाब है कि ये कथन जो है कि सीले का है। जॉन सीले ने माना है कि राजनीति इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। इतिहास के पीछे की घटनाओं, व्यक्तियों और समाजों की समीक्षा करने के लिए होता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान जो है संपूर्ण समाज को एक संरचनात्मक रूप से समीक्षा करता है। तो इस तरीके से सीले इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत कब की थी? तो अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी दिसंबर 1946 में, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले M.N. रॉय ने 1934 ईस्वी में दिया था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका दिसंबर 1946 है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है कि देखिए, इसमें से जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान में जो प्रस्तावना रखी थी वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी कि इसमें से कोई भी तिथि उसमें सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और प्रस्तावना जो संविधान का है वो USA के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावित है। इसके बाद के प्रश्न है कि किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? 10 दिसंबर को ये घटना हुई थी और 10 दिसंबर
यानी कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की थी और इसके स्वीकृति प्रदान किया था। और तब से जो है कि प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संप्रभुता निम्न में से किसकी विशिष्टता है? संप्रभुता जो है वो किसकी विशिष्टता है ये बताना है। तो इसमें देख सकते हैं और इसका सही जवाब है कि संप्रभुता राज्य की विशिष्टता है, यानी कि सही जवाब है इसका। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और यानी कि उसमें से एक से सही इसमें से अधिक इसके जवाब हैं। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है और ये निषेधाज्ञा है। इसमें से तीनों जो है कि ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके सही जवाब है। यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 5 लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है और प्रतिषेध, ये सभी जो है कि इसके लिए सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो इस तरीके से ये पॉलिटी का 5वां प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा।